17 दिसंबर 2024 मॉस्को अब जो होने वाला है उस पर ध्यान से ध्यान दें। एक सुरक्षा कैमरा उस सटीक पल को कैद करता है जब एक साधारण इलेक्ट्रिक स्कूटर एक घातक हथियार में बदल जाता है जो राजधानी के दिल में एक रूसी जनरल की हत्या कर देता है। यह न तो किस्मत का खेल था और न ही कोई तात्कालिकता। 10 साल पहले जब रूस ने क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन पर आक्रमण किया था तब कीव पूरी तरह असहाय था। उसकी खुफिया सेवाएं पूरी तरह से रूसी एजेंटों से भरी हुई थीं। उसके जनरल मॉस्को भाग रहे थे। यूक्रेन, खैर, वह सिर्फ बमबारी ही झेल सकता था। यूक्रेन आज वही यूक्रेन रूसी जनरलों का उनके अपने घरों में शिकार कर रहा है, ऐसे तरीकों से जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन एक ऐसा देश जो पूरी तरह से दबा हुआ था, वह इतनी परिष्कृत सफाया करने वाली मशीन कैसे बन गया कि वह रूसी अभिजात वर्ग को भी डराने में सक्षम है? जवाब 2015 में शुरू होता है। उस साल यूक्रेन की राजधानी के तहखानों में कुछ क्रांतिकारी हुआ। अमेरिकी CIA एक प्रस्ताव लाई जिसने सब बदल दिया। दर्जनों मिलियन डॉलर, अत्याधुनिक उपकरण और उससे भी ज्यादा कीमती चीज, गुप्त अभियानों में गहन प्रशिक्षण। मकसद था, जाहिर है, सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन यानी यूक्रेनी सुरक्षा सेवा को एक घुसी हुई और टूटी फूटी एजेंसी से एक अंधेरे युद्ध की मशीन में बदलना। रयान हिल्सबर्ग एक पूर्व खुफिया अधिकारी, विश्लेषक, स्पाइएक्स COM के और एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में कॉर्पोरेट सुरक्षा निदेशक। तो यह एक बहादुरी भरा मिशन था जिसे अमेरिकी सरकार ने उठाया। यह काफी कीमती था। हाय जैसी शो में बुलाने के लिए शुक्रिया। जानते हो, ये एक ऐसी चीज है जो आमतौर पर हमारे सहयोगी साझेदारों और उन देशों के साथ की जाती है जिन्हें हमारे समर्थन की जरूरत होती है, और जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह वास्तव में दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रशिक्षण है। तभी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के अंदर एक गुप्त इकाई किंटा दायरेसों का जन्म हुआ। इसका मिशन था, यूं कहें तो, गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना, जैसे कि तोड़-फोड़, हत्याएं, वो सब कुछ जो एक पारंपरिक युद्ध नहीं कर सकता था। लेकिन यहां एक हैरान कर देने वाली बात है। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के आधे एजेंट्स ने पिछले वर्षों में सेवा छोड़ दी थी, यानी 50%। कई लोग रूस समर्थक थे या बस नई यूक्रेन पर विश्वास नहीं करते थे। यह एक सामूहिक त्याग और एक नई शुरुआत थी। लेकिन आप हत्यारों को अचानक कैसे प्रशिक्षित करते हैं? खैर, जवाब सबसे क्रूर तरीके से आया। वास्तविक युद्ध में 2014 और 2018 के बीच यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में इस तरह के ऑपरेशन के लिए एक जीवित प्रयोगशाला बन गई। इनमें से हर एक मानो एक कक्षा की तरह थी। हर गलती एक सबक थी, बाहरी के सुबह अहबत थी, और हर सफलता पूर्णता की ओर एक कदम। यूक्रेनियनों की पहली बड़ी परीक्षा अक्टूबर 2016 में आई। लक्ष्य अर्सेन पावलोव था, जिसे मोटोरोला के नाम से जाना जाता था। यह आदमी एक बुरा सपना था, एक पूर्व रूसी कार वॉशर जो डरावने स्पार्टा बटालियन का कमांडर बन गया था। वह सार्वजनिक रूप से डींग मारता था कि उसने अपनी ही हाथों से 15 यूक्रेनी युद्धबंदियों को मार डाला। 5वीं दिशा के लिए यह एक आदर्श लक्ष्य था। सबटाइटल्स बाय द ऑनर कम्युनिटी। 16 अक्टूबर को वह अपने डोनेट्स्क वाले अपार्टमेंट की लिफ्ट में चढ़ा, जैसा वह रोज करता था। लेकिन इस बार लिफ्ट में छुपा एक बम फट गया। विस्फोट इतना तेज था कि उसने स्टील की केबिन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मोटोरोला की मौत मौके पर ही हो गई। तब किसी को नहीं पता था कि यह किसने किया। रूस ने यूक्रेन को दोषी ठहराया, यूक्रेन ने इनकार किया।
कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि खुद पुतिन घर की सफाई कर रहे थे। यह जानबूझकर किया गया शुद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध था। आर्सेन पावलोव पूर्वी देश में यूक्रेन की सेनाओं के खिलाफ बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने के लिए जाने जाते थे, खासकर डोनेट्स्क हवाई अड्डे के आसपास। कुछ महीनों बाद फरवरी 2017 में मिखाइल टोल्स्तिक या गिवी की बारी आई, जो एक और क्रूर कमांडर थे जो कैदियों को यातना देने के लिए मशहूर थे। जब वे अपने डोनेट्स्क स्थित कार्यालय में काम कर रहे थे, तब एक श्मेल थर्मोबैरिक रॉकेट उनकी खिड़की से होकर गुजरा। विस्फोट में सब कुछ उड़ गया। गिवी आग धुएं में खो गए। लेकिन सबसे साहसी हमला अगस्त 2018 में हुआ। अलेक्जेंडर जकारचेंको सिर्फ एक फील्ड कमांडर नहीं थे, वह स्वघोषित डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राष्ट्रपति थे। वह आदमी जिसे पुतिन राजनीतिक कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करते थे। डोनेट्स्क के केंद्र में एक कैफे में छत की लाइट में छुपा एक बम फट गया। जब वह बैठे, जकारचेंको की मौके पर ही मौत हो गई। यूक्रेन द्वारा वहां छोड़ा गया संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ऊंचे पहुंच जाएं, फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने बॉडीगार्ड्स हैं, हम आप तक पहुंच सकते हैं। ये तीनों हत्याएं जिनका हमने अभी जिक्र किया, यूक्रेन की विशेष ऑपरेशनों के लिए एक स्कूल की तरह थी। हर ऑपरेशन ने कुछ नया सिखाया और उन्होंने सीखा कि कैसे विस्फोटक लगाना, लक्ष्यों का पीछा, दुश्मन इलाके से भागना और सबसे जरूरी मनोवैज्ञानिक आतंक फैलाना दुश्मनों के बीच। क्योंकि जब उनके अपने नेता रहस्यमय तरीकों से मरने लगते हैं, तो बाकी सभी लोग डर के साए में जीने लगते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआती कदम थे। असली बदलाव 2022 के बड़े पैमाने पर हुए आक्रमण के बाद आया। अब यूक्रेन बिना तैयारी कोई काम नहीं कर रहा था। अब उनके पास सिद्धांत, रणनीति और ऐसी तकनीक थी जिसका दुश्मन सपना ही देख सकते थे। उदाहरण के तौर पर स्टानिस्लाव रिजिच्की का मामला लें। यह आदमी उस रूसी पनडुब्बी का कमांडर था जिसने जुलाई 2022 में विनित्सिया शहर पर हमला किया था। 28 नागरिकों में 3 बच्चे भी मारे गए। यूक्रेन के लिए रिजिच्की एक युद्ध अपराधी था और उन्हें ठीक पता था कि उसे कहां ढूंढना है। पूर्व कमांडर दक्षिणी रूस के क्रास्नोदार में रिटायर हो गया था। हर दिन वह स्थानीय पार्क में दौड़ने जाता था। उसे लगता था वह सुरक्षित है, लेकिन उसने एक घातक गलती कर दी। रज्जिकी अपनी दौड़ को रिकॉर्ड करने के लिए स्ट्रावा ऐप का इस्तेमाल करता था। हर दिन ऐप ठीक दिखाता था कि वह कहां दौड़ता है, कब दौड़ता है और कितनी देर दौड़ता है। उसकी सभी दौड़ के डेटा सार्वजनिक थे, जिन्हें कोई भी देख सकता था। यूक्रेनी एजेंटों ने महीनों तक उसकी आदतों का अध्ययन किया। उन्होंने उसकी सटीक दौड़ की राह, उसके समय, यहां तक कि वह बैंक तक कब जाता है और कहां रुककर आराम करता है, सब कुछ जान लिया। 11 जुलाई 2023 को एक अकेला शूटर झाड़ियों के बीच से निकला। अपनी सुबह की दौड़ के दौरान 4 सटीक गोलियां चली। रज्जिकी की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। यूक्रेनी सैन्य खुफिया प्रमुख किरिल बुदानोव ने बाद में स्ट्रावा पर रज्जिकी की आखिरी दौड़ को लाइक किया। क्या आप बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? वीडियो रोकें और अपनी राय कमेंट करें। देखना है क्या आप जानते हैं। असल में वह लाइक एक डिजिटल सिग्नेचर, एक विजिटिंग कार्ड की तरह था। लेकिन इससे भी बढ़कर यह सभी अन्य रूसी अधिकारियों के लिए एक सीधा संदेश था। यह ऐसा था जैसे वे कह रहे हों, कोई भी वास्तव में सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि अपनी सबसे आम दिनचर्या में भी नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह प्रभावशाली था, तो तब तक इंतजार करें जब तक आप बंकर विध्वंसक मामले के बारे में नहीं जानते। नवंबर 2024 में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने पता लगाया कि जनरल वालेरी सोलोशुक पूरे 41वें सेना के स्टाफ को एक बंकर में इकट्ठा कर रहे थे। कुर्स्क में किलेबंद बंकर में
सोलोशुक उन मिसाइल हमलों के जिम्मेदार थे जिनमें सैकड़ों यूक्रेनी नागरिक मारे गए थे। यूक्रेनियों के लिए यह एक सुनहरा मौका था। जवाब ब्रिटेन के 10 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के रूप में आया। ये आम मिसाइलें नहीं हैं, इन्हें खास तौर पर बंकरों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। 20 नवंबर को मिसाइलों ने बंकर की सुरक्षा को ऐसे भेद दिया जैसे वो कागज हो। विस्फोट ने पूरी संरचना के कई हिस्सों को ढा दिया। सोलोशुक 18 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मारे गए और 33 घायल हो गए। एक ही ऑपरेशन में यूक्रेन ने पूरी सेना का सिर कलम कर दिया और परिणाम, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, तुरंत आया। इस क्षेत्र में रूसी योजनाएं धराशायी हो गईं। अनुभवी नेतृत्व के बिना उनकी सेनाएं भ्रमित और अव्यवस्थित हो गईं। कुर्स्क की ओर रूसी अग्रिम बढ़त हफ्तों तक रुकी रही। यूक्रेन ने कुछ खोई जमीन भी वापस ले ली। एक सटीक हमले ने युद्ध का रूप बदल दिया था। क्या आपको शुरुआत में दिखाया वीडियो याद है? शायद ये सबसे प्रभावशाली है, क्योंकि जनरल इगोर किरिलोव कोई आम आदमी नहीं थे। वे रूस की परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा टुकड़ियों के प्रमुख थे। वे नियमित रूप से सरकारी टेलीविजन पर दिखाई देते थे, यह कहते हुए कि अमेरिकियों के यूक्रेन में जैविक प्रयोगशालाएं हैं। लेकिन इससे भी बुरा, यूक्रेन ने उन पर यूक्रेनी सैनिकों पर 4800 से अधिक रासायनिक हमलों की निगरानी करने का आरोप लगाया था। उन्हें खत्म करने के लिए यूक्रेनी एजेंटों ने हॉलीवुड के लायक एक योजना बनाई। महीनों तक उन्होंने किरिलोव की दिनचर्या का अध्ययन किया। उन्होंने पता लगाया कि वह अपने अपार्टमेंट और कार के बीच आने जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल करता था। उन्होंने उज्बेकिस्तान के एक नागरिक को भर्ती किया जिसका नाम अहमद कुर्बानोव था। उन्हें $1,00,000 और यूरोप में पुनर्वास का वादा किया गया और उन्होंने जनरल की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी के लिए एक किराए की कार में छुपा हुआ कैमरा लगाया और उन्होंने स्कूटर के अंदर 300 ग्राम TNT के बराबर बम छुपाकर तैयार किया। 17 दिसंबर 2024 की सुबह सब कुछ सर्जिकल सटीकता के साथ अंजाम दिया गया। जब किरिलोव स्कूटर के पास पहुंचे तो डिनिप्रो में एजेंट, जो 1000 किलोमीटर दूर थे, छुपे हुए कैमरे के जरिए देख रहे थे। सही समय पर उन्होंने बम को रिमोट से विस्फोटित कर दिया। विस्फोट इतना जोरदार था कि सड़क के दूसरी तरफ की खिड़कियां भी टूट गईं। किरिलोव और उनके सहायक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हत्या सिर्फ एक सफाया नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध की घोषणा थी। लेकिन यूक्रेन का यह अंधकारमय युद्ध सिर्फ जनरलों और कमांडरों तक सीमित नहीं है। वे उन दिमागों का भी शिकार करते हैं जो हथियारों के पीछे हैं। दिसंबर 2024 में किरिलोव की हत्या से कुछ दिन पहले एक और लक्ष्य को खत्म कर दिया गया था। मिका शात्स्की एक कंपनी में उप प्रमुख डिजाइनर थे जो उन क्रूज मिसाइलों का निर्माण करती थी जो यूक्रेनी शहरों पर बरसती है। उनकी परियोजनाओं में कालिब्र मिसाइलें और अन्य शामिल थी। ये वही हथियार हैं जिन्होंने सैकड़ों निर्दोष नागरिकों को मार डाला। जब वह मॉस्को के पास एक पार्क में टहल रहे थे, एक शूटर अचानक कहीं से आ गया। उसने कई सटीक गोलियां चलाईं और बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। शात्स्की की मौके पर ही मौत हो गई। असर तुरंत हुआ। अगले कुछ महीनों में कुछ प्रकार की मिसाइलों का उत्पादन तेजी से गिर गया। एवेन्यू ओ अविगाडो, वह आदमी जो इन मिसाइलों की वायु रक्षा भेदने की क्षमता को बेहतर बना रहा था, उसे समीकरण से हटा दिया गया था। रूसी रक्षा उद्योग के अन्य इंजीनियरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। डर फैल चुका था। यूक्रेन गद्दारों को नहीं भूलता। इलिया कीवा एक पूर्व यूक्रेनी सांसद थे जो मॉस्को की सुरक्षा में रूस भाग गए थे। आक्रमण के बाद वह रूसी टेलीविजन पर खुलेआम यूक्रेनियों की मौत और अपने देश की तबाही की मांग करते दिखाई देते थे। नवंबर 2023 में एक यूक्रेनी अदालत ने उन्हें उच्च देशद्रोह के आरोप में अनुपस्थिति में 14 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन कीव की और योजनाएं थीं।
दिसंबर 2023 में कीवा अपने घर के पास मॉस्को के उपनगरों में एक पार्क में गोली मारकर मृत पाए गए थे। एसबीयू ने इसकी जिम्मेदारी ली। संदेश बाकी सभी सहयोगियों के लिए साफ था। यूक्रेन से गद्दारी की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन यूक्रेन का सबसे प्रभावशाली परिवर्तन शायद उसकी तकनीकी क्रांति है। जब क्रीमिया के विलय के बाद उसने अपनी नौसेना का अधिकांश हिस्सा खो दिया, तो कीव को नवाचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका जवाब नौसैनिक ड्रोन के रूप में आया। एसबीयू द्वारा विकसित सी बेबी को कई लोग इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते हैं। यह 6 मीटर लंबा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकता है, 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है और इसमें 850 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। इन ड्रोन ने काला सागर को रूसी नौसेना के लिए एक बुरा सपना बना दिया है। समन्वित हमलों ने रूसी बेड़े को सेवस्तोपोल छोड़कर सुरक्षित पूर्वी बंदरगाहों में जाने को मजबूर किया। यह एक सामरिक अपमान था उस नौसैनिक शक्ति के लिए जो सदियों से उन जल क्षेत्रों पर हावी रही थी। इसी के साथ यूक्रेनी सैन्य खुफिया ने अपना खुद का नौसैनिक ड्रोन विकसित किया, मागुरा V5। यह सी बेबी से छोटा और अधिक फुर्तीला है और इसे विशेष रूप से चलते हुए जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन दोनों ड्रोन ने नौसैनिक युद्ध के नियम बदल दिए। अब तक इन अभियानों में 20 से ज्यादा रूसी उच्च अधिकारी समाप्त किए गए हैं, लेकिन जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इसका प्रभाव इससे कहीं अधिक है। रूसी सैन्य अभिजात वर्ग अब परनोया में जी रहा है। अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर अपने फिटनेस ऐप्स डिलीट कर दिए हैं। रूस अपने कमांडरों की व्यक्तिगत सुरक्षा पर सैकड़ों मिलियन अतिरिक्त खर्च कर रहा है। जो संसाधन युद्ध में जाने चाहिए थे, वे अब खुद नेतृत्व की सुरक्षा के लिए डाइवर्ट किए जा रहे हैं। यूक्रेन में किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 85% आबादी इन अभियानों का समर्थन करती है। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने 13,000 से ज्यादा नागरिक खो दिए हैं। जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाता देखना, भले ही इस तरह से हो, एक शक्तिशाली नैतिक समर्थन है। हर सफल हमला यह साबित करता है कि यूक्रेन अब सिर्फ एक निष्क्रिय शिकार नहीं है, अब वह पलटवार करता है। लेकिन शायद इस अंधेरी जंग का सबसे परेशान करने वाला पहलू इसका भविष्य है। यूक्रेनी अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से प्रेरणा के रूप में मोसाद मॉडल का हवाला दिया है। जिस तरह इसराइल ने दशकों तक म्यूनिख नरसंहार के जिम्मेदार लोगों का पीछा किया, उसी तरह यूक्रेन भी पीढ़ियों तक चलने वाले बदले के अभियान की योजना बना रहा है। भविष्य में कोई भी शांति समझौता उन लोगों को माफी नहीं देगा जिन्हें भी वे युद्ध अपराधी मानते हैं। शिकार जारी रहेगा। यह सिर्फ यूक्रेन में युद्ध की कहानी नहीं है, ये इस बारे में है कि युद्ध की प्रकृति खुद कैसे बदल गई है। एक ऐसी दुनिया में जहां एक इलेक्ट्रिक स्कूटर एक जनरल को मार सकता है और एक रनिंग ऐप एक हथियार बन सकता है, पुराने नियम अब लागू नहीं होते। यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि एक छोटा देश दिमाग का इस्तेमाल करके न कि केवल ताकत से एक परमाणु महाशक्ति को भी डरा सकता है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ये यूक्रेनी कार्रवाइयां वैध न्याय का कार्य है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर यह सामग्री आपके लिए उपयोगी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जिन लोगों को जरूरत है उनके साथ शेयर करना न भूलें। समझे कि इस युद्ध में वास्तव में क्या हो रहा है। अगली बार मिलते हैं।